हेलो बच्चों। तो आज एक वीडियो हम बना रहे हैं और ये जो वीडियो है क्लास 12 से संबंधित है। यूपी बोर्ड ऑप्टिक्स में आता है, प्रकाशिकी में। इसमें जो है हम देखेंगे, निगमन किया जाएगा अवतल दर्पण द्वारा उसके फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। यह बराबर r/2। तो इसको आइए समझते हैं कैसे होगा, ये इसका निगमन कैसे किया जाएगा। अब तक आप लोग इसका फार्मूला जानते थे कि यह बराबर r/2 होता है। तो इस पर अब हम चर्चा करते हैं कि ये जो है यह बराबर r/2 का निगमन कैसे होता है। तो ये निगमन हम आइए करते हैं आराम से, और अवतल दर्पण द्वारा किया जाएगा। तो इस नियम को जानने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें जानना बहुत जरूरी है। जैसे पहली बात यह है कि यफ का मतलब क्या होता है। यफ क्या होता है? यफ का मतलब होता है बाबू फोकस दूरी। अब फोकस दूरी क्या होती है? तो दर्पण में फोकस दूरी का जो मतलब होता है, दर्पण के ध्रुव, पोल ऑफ मिरर, दर्पण के ध्रुव और दर्पण के मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ही हम कहते हैं मुख्य फोकस। अब इधर आप देखेंगे आर है। आर का मतलब क्या हुआ? रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या का मतलब क्या होता है? दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को ही हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को ही हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। ये दोनों चीजें समझ में आपको आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज और आपको जानना पड़ेगा इसमें, प्रकाश किरण आरेख में एक चीज आप देखें, इसका दर्पण का मुख्य अक्ष है, दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। प्रकाश किरण आरेख में एक नियम आप जानते होंगे, यदि प्रकाश किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ये इसका मुख्य अक्ष है और ये जो किरण है ये जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होने के बाद इसके मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। बात को एक बार और आराम से समझ लीजिए कैसे क्या कहा जा रहा है। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। ये इसका रूल है, नियम। नहीं जानते थे कोई बात नहीं, अब जान जाओ आप। चलिए ठीक है। अब एक चीज और आपको जानना पड़ेगा, जैसे कि दर्पण पर ये समतल दर्पण है, अगर हमें इस पर एक लंब डाल देते हैं, इस लंब को ही अभिलंब कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए यह एक दर्पण है और इस पर हमें लंब डालना है, तो इस पर एक सीधी सीधी रेखा खींचेंगे, ये हमारा इस पर क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और अगर ये दर्पण रहेगा, दर्पण पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। तो अगर दर्पण समतल है तो लंब डालना है तो ऐसे ऊर्ध्वाधर रेखा खींच देंगे, ये सारी जो रेखाएं दर्पण पर क्या होंगी? लंब होंगी। अगर यही लंब हमें डालना हो गोलीय दर्पण पर, गोलीय दर्पण मतलब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पर, अगर हमें अवतल और उत्तल दर्पण पर लंब डालना है तो इसके वक्रता केंद्र से इसके परिधि बिंदु पर किसी भी बिंदु को मिला देंगे तो ये इसके साथ 90 अंश का कोण बनाएगी। अर्थात अगर हमें गोलीय दर्पण पर लंब डालना है, अभिलंब डालना है, तो उसके वक्रता केंद्र से
इस दर्पण पर स्थित किसी भी बिंदु को मिला देंगे तो यही आपका लंब अर्थात अभिलंब होगा। ऐसे भी मिला देंगे, ये भी अभिलंब है, 90 अंश का है। जैसे दर्पण पर भाई ऐसे ऐसे बहुत सारे लंब हो सकते हैं, वैसे यहां पर भी मिलाते रहेंगे तो ये लंब होगा, ये मिला देंगे लंब होगा, और ये भी अगर सीधा जाएगा तो ये भी इस पर लंब होगा। तो अब से आप जान जाओ, अगर हमें गोलीय दर्पण पर लंब डालना है अर्थात अभिलंब, तो उसके वक्रता केंद्र से परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिला देंगे। चलिए ठीक है, तो जैसे इसका वक्रता केंद्र है, तो अगर हम यहां से इसको ऐसे मिला देते हैं तो ये वाली जो रेखा है दर्पण पर क्या होगी, लंब अर्थात अभिलंब। और एक किरण कौन सी है, आपतित किरण, और ये क्या है, अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण मान लिया थीटा। प्रकाश परावर्तन में आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये आपका आपतन कोण हो गया, तो ये किरण परावर्तित है और यह अभिलंब है, तो यह आपका परावर्तन कोण हो जाएगा, क्योंकि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। समझ में आ गई होगी बात। चलिए ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आप इसको दोबारा से देख लीजिएगा। तो इतनी सी बातें जो कि इसके मतलब मुख्य बिंदु हैं। अब आगे हम आपको बताते हैं कैसे क्या होगा इसमें। आप लोग एक नियम पढ़े हैं, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ऐसे में एकांतर कोण बराबर होता है। अगर ये वाला कोण 20 अंश है तो ये वाला भी कोण कितना होगा, 20 अंश ही होगा। अगर यह कोण थीटा है तो यह वाला भी कोण क्या होगा, थीटा होगा। ऐसा कब होता है, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं, उनको एक तिर्यक रेखा काटती है। तो अब आप जरा देखो, ये इसका मुख्य अक्ष है और ये इसके किरण समांतर है, तो कहने मतलब ये वाली लाइन अगर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और ये वाली लाइन दोनों समांतर है, और समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा आपकी काट रही है, ये वाली तिर्यक रेखा काट रही है। अगर एक पल के लिए इसको हम मिटा देते हैं ऐसे, तो देखिए क्या हुआ, दो समांतर रेखा के तिर्यक रेखा काटी, तो ऐसे में क्या होगा, ए वाला कोण इसके बराबर होगा, अर्थात ए वाला कोण कितना है, थीटा। ए वाला कोण भी कितना होगा, थीटा होगा। और ए वाला कोण आपका पहले ही से थीटा था, जिसको हमने अभी मिटा दिया था। तो अब आप देखेंगे, अगर इसको एक त्रिभुज मान लेते हैं, इस बिंदु का नाम यम रख देते हैं, सी एफ एम, सी एफ एम त्रिभुज में देखा जाए, एक चीज तो आपको पता, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। माना आपतन कोण थीटा है तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। एकांतर कोण से ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अगर इसका पूरा नाम लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, एन एम सी। देखिए इसका पूरा नाम क्या होगा, एन एम सी। कोण बराबर होगा, किसके बराबर होगा भाई, देखिए इस कोण के, एम सी एफ, एम सी एफ बराबर किसके, एन एम सी, एन एम सी। सॉरी हमने यहाँ पे एफ लिख दिया था। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। अगर हम कहीं इसका फुल नाम लिखिए, पूरा नाम, तो एन एम सी बराबर होगा किसके, इस कोण के। इस कोण का पूरा नाम क्या होगा, एफ सी एम। इस तरह से आप देखेंगे ये दोनों कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब अगर त्रिभुज देखा जाए, त्रिभुज सी एफ एम, इसको हम यहीं से अलग निकाल लेते हैं। देखिए ये आपका सी है, ये आपका एफ है, और एक बिंदु वहां पर क्या है, एम है। इसी त्रिभुज से देखिएगा, सी एफ एम को देखा जाए तो क्या होगा, देखिए ये वाला कोण आप देख रहे हैं थीटा है, और ये वाला भी कोण आपका क्या है, थीटा है। अर्थात एंगल सी, देखिए एफ सी एम, एफ सी एम बराबर है किसके, इधर ये कोण बराबर होगा। अर्थात एंगल थीटा और एंगल थीटा आपस में बराबर है। इस त्रिभुज में देखेंगे एफ सी एम बराबर है, एफ सी एम बराबर है किसके बराबर भाई,
इस कोण के यम के, इसका पूरा नाम क्या होगा? सी यम एफ। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, सी एम एफ, सी एम एफ, सी एम एफ। बात आपको समझ में आ गई? कहने का मतलब ये है कि इस त्रिभुज में ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। इसका पूरा नाम आपको लिखने की जरूरत हो तो मन करे लिख दो, ना लिखने तो मत लिखिए। हमने लिख दिया एफ सी एम बराबर होगा सी एम एफ के, अर्थात ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। अब किसी त्रिभुज का एक नियम आप जानते होंगे, यदि कोण बराबर है तो इनके सामने की भुजाएं भी क्या होंगी? बराबर होंगी। अब देखिए ये दोनों कोण बराबर है तो इनके सामने की भुजा बराबर होगी। तो C के सामने की भुजा कौन है? C के सामने आप आएंगे तो कौन सी भुजा मिलेगी? यम एफ मिलेगी। C के सामने कौन सी मिलेगी? यम एफ मिलेगा। अब इसके सामने आप आएंगे तो क्या मिलेगा? देखिए यम के सामने आप आएंगे तो कौन सी भुजा मिलेगा? आपका CF मिलेगा। ये दोनों कोण बराबर है तो इनके सामने की भुजाएं बराबर होंगी। तो हम लिख सकते हैं भैया इसके सामने यम एफ है और इसके सामने CF है, तो यम एफ बराबर हमने क्या लिख लिया? CF लिख लिया। अब उसके बाद एक पॉइंट और समझना, यदि दर्पण बहुत छोटा हो, यदि दर्पण बहुत छोटा हो, जब दर्पण बहुत छोटा होगा तो ऐसे सिचुएशन में हम एक चीज लिखते हैं, क्या लिखते हैं? जो यम एफ है वो लगभग किसके बराबर होगा? एफपी के बराबर होगा। और हम लोग जो दर्पण पढ़ते हैं, हमारे जो सिलेबस में दर्पण है वो छोटे छोटे दर्पण की बात किया जाता है। इसलिए यदि दर्पण बहुत छोटा हो तो इसमें यम एफ जो है एफपी के बराबर होगा। इसीलिए हमने लिख दिया यदि दर्पण बहुत छोटा हो तो यम एफ बराबर एफपी। अब आप देखेंगे ये आपका समीकरण 1 है और ये आपका समीकरण 2 है। यम एफ इसका एक साइड बराबर है तो इसकी दूसरी साइड भी आपस में क्या हो जाएगी? बराबर। अर्थात यम एफ बराबर है, इसकी दूसरी साइड आपस में हो जाएगी बराबर। इस तरीके से समीकरण 1 और 2 को देखते हुए हम लिख देंगे CF बराबर एफपी, CF बराबर एफपी हमने लिख दिया। अब एक चीज हम और लिखना चाहते हैं, देखिए ये दर्पण का क्या है? वक्रता केंद्र अर्थात C, और यहां आ जाएंगे तो क्या मिलेगा? P, और ये आप यहां देख रहे हैं क्या है? F। हम CP को C से लेके F तक को इतना प्लस इतना नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इस पूरी चीज को, इतनी सी जो बड़ी लाइन है, 2 पार्ट में है, तो इस पूरी लाइन को हम लिख सकते हैं CF प्लस FP। तो हमने लिखा है CP को C से लेकर P तक क्या लिख दिया है? CF प्लस FP, CF प्लस FP। अब आप देखेंगे CF बराबर क्या है? CF बराबर FP है, तो CF के जगह पे हम क्या लिख देंगे? FP लिख देंगे। एक FP और एक FP मिलके 2 FP हो गए। अब आप देखिए C से लेके P तक की दूरी, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव तक के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो हमने CP को क्या लिख दिया? वक्रता त्रिज्या। दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसलिए हमने FP को क्या लिख दिया? F लिख दिया। तो अब आप देखेंगे FP 2 FP, हमने इसको F लिख दिया। ये 2 इधर गुणा करे, इधर आके भाग करेगा तो F बराबर क्या हो जाएगा? R/2। इस तरीके से हम अवतल दर्पण में निगमन कर लेंगे उसके वक्रता त्रिज्या और उसके मुख्य फोकस के बीच में संबंध F बराबर R/2। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आएगा तो आप इसको वीडियो को दोबारा पीछे करके देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और अगर इसमें कहीं थोड़ी सी जटिलता है अगर कहीं, तो आपको इसमें सिर्फ यही पॉइंट आपका मेन है कि 2 समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती तो ऐसे में एकांतर कोण बराबर होता है। अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला भी कोण थीटा होगा। ये वाला कोण आपका आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। ये दोनों कोण ऑलरेडी बराबर थे, ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। तो इस त्रिभुज के 2 कोण बराबर हो गए। जब किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने की भुजा भी बराबर हो जाती है। यहाँ पे 2 कोण आपके बराबर है, कौन कौन? C और M, थीटा और थीटा। तो हमने लिख दिया C के सामने का जो भुजा है MF है, तो हमने MF लिख लिया, और M के सामने की भुजा क्या है? CF है, तो हमने CF लिख लिया। तो MF बराबर CF मिल गया। यदि दर्पण बहुत छोटा हो तो ऐसे में हम MF बराबर FP लिख सकते हैं। ये बात सिर्फ छोटे दर्पण के लागू है, और हमारे सिलेबस में जो छोटे दर्पण है इसलिए हम MF बराबर CF लिख लेंगे। MF बराबर CF। समीकरण 2 और समीकरण 1 एक साइड देखेंगे, MF बराबर MF है, इसलिए इसका दोनों साइड बराबर हो जाएगा।
कैसे बराबर होगा, अगर आपको डाउट हो तो आप इसको देख लीजिए। जैसे देखेंगे आप एम एफ बराबर क्या लिखा हुआ है, सी एफ, और एम एफ बराबर क्या लिखा है, एफ पी। अगर आप घटाते हैं तो ये आपका कट जाएगा, इधर जीरो बचेगा, सी एफ बराबर माइनस एफ पी होगा, ये माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा, एफ पी बराबर आपका सी एफ हो जाएगा। तो एफ पी बराबर सी एफ हो गया। एक पॉइंट और है, हमने सी से लेके पी तक की दूरी को, अर्थात ये दूरी को हम लिख सकते हैं इतना प्लस इतना, अर्थात सीपी बराबर सी एफ प्लस एफ पी, सीपी बराबर सी एफ प्लस एफ पी। अब देखेंगे सी एफ अर्थात सी एफ किसके बराबर है, एफ पी के बराबर, तो हम सी एफ की जगह एफ पी रख देंगे। एक एफ पी दो एफ पी। दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं आर। दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं एफ। दो इधर गुणा कर रहा आके भाग करेगा तो एफ बराबर आर बाई टू। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। हेलो बच्चों, तो अब हम आपको क्लास 12 की एक टॉपिक बताते हैं जो कि 10 में भी है। अवतल दर्पण में एफ यू वी में संबंध। अवतल दर्पण द्वारा देखिए, एफ का मतलब क्या होता है, दर्पण की फोकस दूरी, और यू का मतलब होता है दर्पण से वस्तु की दूरी, और वी का मतलब होता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। तीन चीजें हैं, एफ यू वी। एफ का मतलब हुआ फोकस दूरी, यू का मतलब हो गया दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से, यू का मतलब हुआ दर्पण से वस्तु की दूरी, और वी का मतलब हुआ दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। देखिए वी और एफ में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, वी और यू में। जैसे मान लेते हैं ये दर्पण है, इधर मान लीजिए कोई खड़ा है, चिंटू मान लेते हैं खड़ा है इधर, तो इसका दर्पण में क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा इसका। चलिए प्रतिबिंब बन गया। जैसे मान लेते हैं कोई है, हम ही है मान लेते हैं, या आप हैं। अगर आप हैं, आप का मतलब यू, यू का मतलब तुम। अगर आपसे पूछा जाए ये कौन है, तो आप क्या जवाब देंगे, हम हैं। क्या जवाब देंगे, हम हैं। तो हम का मतलब क्या होता है, वी। वी का मतलब होता है हम। बात समझाने के लिए कि अगर वी और यू में कंफ्यूजन होता है आपको, वी का मतलब क्या होता है और यू का मतलब क्या होता है, तो आइए इसको बताते हैं। मान लेते हैं आपके सामने एक दर्पण है, और दर्पण के सामने आप खड़े हैं, तो आपका अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यू, यू। और फिर आपसे पूछा जाएगा ए कौन है, तो आप जवाब देंगे हम का मतलब वी। तो वी क्या है, प्रतिबिंब है, और यू क्या है, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, हम है। समझ रहे हैं बात को। इस ए घटना जो है आपकी लागू, कौन भैया, तुम हो। यहां कौन है, हम ही है। हम है मतलब यहां जवाब देंगे हम, और हम पूछेंगे ये कौन है, भैया तुम हो। तो इसलिए कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। यू का मतलब समझ लीजिएगा हमेशा वस्तु, दर्पण से वस्तु की दूरी यू, और वी का मतलब क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। इससे आपका कंफ्यूजन दूर रहेगा हमेशा, कोई भूलेंगे नहीं। और एफ का मतलब क्या होता है, फोकस दूरी। इस चीज को समझाने से पहले क्लास 12 वालों के लिए थोड़ा सा आपको बेसिक चीज एक समझना पड़ेगा। आप अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं तो एक चीज आपको पता होगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। चलो मानते हैं नहीं पता आपको है, हो सकता है पता भी हो। अगर नहीं पता है तो भैया सामने लिखा है, अब से जान जाओ। एक चीज आप जानते हैं, tan 0 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। इसी चीज को समझना सबसे महत्वपूर्ण बात है। जो भी स्टूडेंट इस चीज को समझ गया वो पूरा डेरिवेशन समझ जाएगा। तो tan 0 अंश का मान 0 होता है, और आप जानते हैं 0 बराबर 0 होता है। जैसे 1 बराबर 1, 2 बराबर 2, 3 बराबर 3, वैसे ही 0 बराबर 0 होता है। अब यहां से जो tan 0 बराबर 0 लिखा है, तो हम जानते हैं 0 बराबर 0 है, तो इसके आगे tan का कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है। ये ऑलरेडी 0 बराबर 0 है, इसके आगे हम tan लगा रहे हैं, tan 0 बराबर फिर 0 मिल गया। tan लगाने का कोई मतलब नहीं समझ में आया।
कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। अरे भाई ऑलरेडी 0 0 के बराबर है, इसके आगे तुम बहुत कूद रहे थे, tan लगा दिए तब वो ये 0 है, तो कोई मतलब नहीं निकला यार tan को लगाने से। ऐसा कब होता है? जब कोण 0 हो या 0 के करीब में हो, अर्थात कोण बहुत छोटा हो। जब कोण बहुत छोटा होगा तो tan 0 बराबर 0 होता है, अर्थात यहां पर tan का कोई मतलब नहीं है। मान लेते हैं इसी आधार पर हम कह दी कोण बन रहा है एक अल्फा, एक कोण है और यह कोण बहुत छोटा है। जैसे tan 0 बराबर 0 हो गया, वैसे अगर यह कोण जो अल्फा 0 के करीब में है तो tan अल्फा बराबर भी क्या हो जाएगा? अल्फा। जैसे tan 0 बराबर 0, वैसे 0 की जगह यहाँ पे क्या आ गया है? अल्फा। अगर हम कहें tan बीटा बराबर, तो बीटा हो जाएगा। अगर कोण बहुत छोटा होगा तो tan बीटा बराबर बीटा, यदि कोण बहुत छोटा होगा तो tan गामा बराबर गामा हो जाएगा। बच्चों यही बात आपको समझनी है, खुद के अंदर सेटिस्फाई होना है कि ये सही बता रहा है बंदा, गलत बता रहा है, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो हमने आपको एग्जांपल दिया कि tan 0 बराबर 0, कोण बहुत छोटा हो तो ये वाली चीज इसके बराबर होती है। तो ऐसे मान ली tan अल्फा बिल्कुल 0 के करीब में है तो इसको हम अल्फा लिख सकते हैं। tan बीटा, बीटा 0 के करीब में है तो यहाँ बीटा लिख सकते हैं। tan गामा 0 के करीब में है तो यहाँ हम गामा लिख सकते हैं। अब ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है? थोड़ा बोर मत होइएगा, ये टॉपिक भी बड़े मजेदार है। इसका निगमन कैसे करते हैं आप लोग पढ़े होंगे, निगमन किसी दूसरे तरीके से। अब हम आपको बताते हैं एक अलग तरीके से जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है। बच्चों हमारे सामने एक अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर, इसको अंग्रेजी में कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं जिसको? कॉनकेव मिरर। ये है इसका प्रिंसिपल एक्स, अर्थात मुख्य अक्ष। चलिए मान लेते हैं मुख्य अक्ष के सामने, दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर बिंदु O पर, O का मतलब है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ वस्तु। यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखी है और इसका हमें प्रतिबिंब बनाना है। तो बच्चों प्रतिबिंब क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। जब प्रकाश किरण किसी बिंदुवत वस्तु से होकर जाती है, अर्थात किसी वस्तु से होकर जाती है, सपोज कर लीजिए ये एक वस्तु है, यहां से प्रकाश किरण अगर होकर जा रही है, प्रकाश किरण होकर जा रही है, यहां से जाने के बाद परावर्तन या अपवर्तन होने के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर काट देती है, तो वही दूसरे बिंदु पर इसी के जैसा एक फोटो बन जाएगा, उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। अर्थात साइंस में समझने के लिए प्रतिबिंब बनाने के लिए सिर्फ 2 किरण का काटना जरूरी है। किसी वस्तु से 2 किरणें होकर जा रही हैं, कहां पर काटेंगी वहीं पर उसका बन जाएगा इमेज। तो हमको समझने के लिए कितने किरण की जरूरत है? 2। आप कहेंगे कैसे 2 ही किरण तो काटती नहीं होगी, पता नहीं कितनी किरणें। अगर यही आपको दिख रहा तो इसमें न जाने कितनी किरणें टकरा कर आपतित होती होंगी। भैया ठीक है, जैसे आप जा रहे हैं अपना ब्लड टेस्ट कराने जा रहे हैं, तो जब ब्लड टेस्ट कराने जाएंगे आपको जानना है कि हमारे ब्लड में क्या इंफेक्शन है, क्या प्रॉब्लम है, क्या कौन सी बीमारी है। थोड़ा सा ब्लड निकाल लेता है और ब्लड निकालने के बाद 1 बूंद ब्लड मिल जाएगा तो उसमें भी सारी डिटेल आपको पता चल जाएगी, टाइफाइड है कि मलेरिया है, हीमोग्लोबिन कितना है, प्लेटलेट्स कितना है, सारी जानकारी मिल जाएगी। तो इसका मतलब हमारे ब्लड में क्या प्रॉब्लम उसको जानने के लिए 1-2 बूंद खून ही बहुत पर्याप्त है। ऐसा तो है नहीं कि आप गए खून की जांच कराने, पूरा खून निकाल के चले आए, भैया ये इतना खून है, इसको आराम से चेक करके बताइए हमारे ब्लड में क्या प्रॉब्लम है, ऐसा तो होता नहीं है। तो उसी तरीके से भाई प्रतिबिंब को समझने के लिए वस्तु से कितनी किरणें लेके जाना जरूरी है समझने के लिए? सिर्फ 2, और वो 2 किरणें जहां पर काटेंगे वहीं पर क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। तो आइए यही काम हम करते हैं। एक किरण हम यहां से लेके जाते हैं वस्तु से, ऐसे हम एक किरण को लेके जा रहे हैं, गई खटाक से इधर लफड़ा फड़ा करके टकरा के चली आई इधर। भैया दर्पण है, दर्पण से टकराने के बाद किरणें पुनः वापस आ जाती हैं,
देखिए अभी तक एक किरण इस वस्तु से होकर गई है और जाते जाते टकरा के इसके मुख्य अक्ष पर इस बिंदु से निकल गई है। इसका वक्रता केंद्र हम मान लेते हैं यहां पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरी किरण को हम वक्रता केंद्र से लेकर जाते हैं, तो जब दूसरी किरण को वक्रता केंद्र से लेकर जाएंगे और एक किरण होकर कहां से जा रही है, वस्तु से होकर जा रही है और वक्रता केंद्र से भी ऊपर जा रही है, तो आप पढ़े वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी रास्ते पर वापस आ जाती है। सुन लीजिए बात को, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी रास्ते पर वापस आ जाती है। तो ये वक्रता केंद्र होकर जा रही, टकराने के बाद पुनः इसी पे वापस। तो ए वाली किरण और ये वाली किरण वस्तु से होकर गई हैं और जब ये टकरा कर आएगी तो इसको यहाँ पर काटेगी कि नहीं काटेगी, और जहां पर किरण काटेंगी वहीं पर क्या बन जाएगा, आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। बात समझ में आ गई। एक किरण यहां से गई, टकरा के यहां से आई, दूसरी किरण भी वस्तु से होकर गई और टकरा के आई तो यहां पर काट दी। तो यहां से दोनों चली थी और यहां पर काट दी थी, तो यहां पर इसी के जैसा एक बन जाएगा आपका प्रतिबिंब, जिसको हमने इमेज का पहला अक्षर हमने ले लिया आई। समझ में आया बात। तो दर्पण से वस्तु की दूरी को किससे दिखाते हैं, यू से। दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव तक के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। प्रतिबिंब से ध्रुव तक की दूरी क्या बोलते हैं, v। ये तो आपको पहले से पता है। अब आइए, ये वक्रता केंद्र है और ये मान लेते बिंदु आपका यम है, तो यहां पर हम एक इसको मिला देते हैं। वक्रता केंद्र से दर्पण पर डाली गई रेखा लंब रेखा होती है, अर्थात यह अभिलंब है। क्या भैया, अभिलंब है। तो यह आपतित किरण है और यह आपका अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, थीटा। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, थीटा, क्योंकि प्रकाश परावर्तन में आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। हम मान लेते हैं ए वाला कोण अल्फा है, ए वाला कोण बीटा है और ए वाला कोण गामा है। यहां से हम एक अपने मन से लंब डाल देते हैं और यह लंब क्या है, यम यन। ये लंब क्या है, यम यन। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से समझा दे, वैसे आप वीडियो के पीछे करके फिर से भी समझ सकते हैं। चलिए, तो हमने इस पर एक लंब डाल दिया, यम यन। अब देखा जाए, एक चीज हम आगे लिखेंगे। हमारे सिलेबस में छोटे दर्पण है, छोटे दर्पण में देखिए दूरी जो, देखिए अगर दूरी हम नापेंगे ओ से लेके यन तक, अर्थात ओ एन, और ओ से लेके पी तक, क्योंकि दूरी हमेशा हम दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। तो छोटे दर्पण में आप देखोगे ओ एन और ओपी के बीच में बहुत हल्का सा अंतर है। ये तो जूम करके फिगर बनाया गया है, और जब फिगर और छोटा होगा तो ये जो आपका एन पी दिखाई दे रहा है, एन और पी के बीच में जो गैप दिखाई दे रहा है, इतना दिखाई दे रहा है, जूम करने के बाद या फिगर जूम करके बनाया गया, बड़ा करके बनाया गया। जब ये फिगर हमारे दर्पण में जिस दर्पण का यूज करते हैं उसके लिए स्पेशल बनाया जाएगा, तो ये जो एन और पी दोनों एकदम करीब आ जाएंगे, दोनों एकदम करीब आ जाएंगे। तो अर्थात चाहे ओ एन कहिए चाहे ओपी कहिए, दोनों दूरियां लगभग लगभग क्या होंगी, बराबर। चाहे आप सी एन कहिए चाहे आप सीपी कहिए। अब देखो सी से लेके यानी यहां तक है और सी से लेके पी तक यहां पर है। इसके अगर दर्पण छोटा होगा, अभी ये सी से लेके पी तक कितना दिखाई दे रहा है, दर्पण अगर छोटा होगा सी और पी बहुत करीब आएंगे, इनके बीच की दूरी एकदम खत्म हो जाएगी। तो हम सी एन सी पी दोनों बराबर कह सकते हैं। आप चाहे आई एन कहिए चाहे आप आई पी कहिए, दोनों बातें बिल्कुल बराबर होंगी। तो जरूरत पड़ेगी तो इस चीज को हम इसके बराबर लिख लेंगे। चलिए अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आओ बच्चों, अब देखा जाए, एक चीज आप पढ़े होंगे, बहिष्कोण। किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाने पर जो बहिष्कोण बनता है
वह अपने अभिमुख अंतः कोणों के बराबर, अर्थात ये वाला कोण इसके और इसके योगफल के बराबर होगा। अगर ये कोण थीटा है और ये मान लेते हैं 50 है, तो ये जो थीटा है इन दोनों कोण के जोड़ के बराबर होगा। ऐसा होता है बहिष्ठ कोण। बहिष्ठ कोण बनता कैसे? जब किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ा देते हैं तब। समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पर। बच्चों देखा जाए त्रिभुज इस वाले में CIM में क्या देखेंगे? इसको हम अलग से इधर बना लें, CI और ऊपर क्या है बच्चों? M है। देखो और ये वाली भुजा आगे आपका बढ़ गई है, ए आगे बढ़ी, और ये वाला कोण क्या है आपका? गामा है, और ये वाला कोण आपका क्या है? थीटा है, और ये वाला कोण आपका क्या है? बीटा है। तो इसमें बहिष्ठ कोण कौन होगा? बहिष्ठ कोण भैया समझिएगा इसको, बहिष्ठ कोण कौन होगा? गामा। कौन होगा? गामा। तो ये जो गामा है बराबर होगा थीटा प्लस बीटा। यहां से हम थीटा का मान निकाल लेते हैं, तो गामा माइनस बीटा बराबर थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार और मेहनत करनी है। हाई वाला त्रिभुज देखो, ओ सी और यहां पर कहा जी यम, इसको 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 मिलाया, ऐसे हो गया। तो थोड़ा सा हम और इसको डाउन करके बना देते हैं। लो भैया ऐसे हो गया, तो और ऐसे हो गया। देखिए ओ सी यम, ओ सी यम देखेंगे इसमें ई वाला कोण कितना है? थीटा है, और ई वाला कोण कितना है? अल्फा है, और ई वाला कोण कितना है? बीटा है। इसका मतलब OCM में त्रिभुज OCM में बहिष्ठ कोण नहीं, बहिष्ठ कोण कौन भैया? बीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस गामा। अब एक काम करते हैं भाई साहब, हमको थीटा का मान मिला हुआ है। अब हमको थीटा का मान मिला हुआ, देखिए बीटा बराबर है, देखो थीटा है ना, ये थीटा का मान हमें मिला हुआ है। अब थीटा के जगह पर हम लिखने वाले गामा माइनस बीटा, यही है भाई साहब थीटा। अब इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे? गामा माइनस बीटा प्लस अल्फा। ऐसा है, बीटा इधर माइनस है और इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस। इसको हम पक्षांतर कर देते हैं, तो बीटा इधर आ गया प्लस। हाई तो पहले से था एठो बीटा, अब हाई बीटा जो इधर आ रहा है इधर आएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो इधर क्या बचेगा? गामा प्लस अल्फा। एक बीटा मिलके 2 बीटा, गामा प्लस अल्फा। अब इसको ऐसे रहने देते हैं। अब एक जो हम आपको बात बताए थे, यदि कोण बहुत छोटा हो, यदि कोण बहुत छोटा हो तब क्या होगा भैया? अल्फा बराबर tan अल्फा होगा। tan बराबर लंब बटे आधार। अल्फा देखिए कहाँ है? अल्फा यहां पर है। हम अगर बात करें त्रिभुज की ONM, तो अगर इसकी बात करें डिसुम डिसुम डिसुम, देखिए ऐसे बन गया एक समकोण त्रिभुज ONP। और हम बताए थे अभी भी n है ये, हम तो यहाँ p लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें अल्फा है, तो अल्फा बराबर, अर्थात tan बराबर क्या होता है? जब कोण बहुत छोटा हो तो अल्फा बराबर tan अल्फा लिख सकते हैं। तो tan बराबर क्या होता है? लंब बटे में आधार। तो लंब क्या है? MN है, आधार क्या भैया? ON। चाहे आप ON कहिए चाहे OP कहिए, दोनों बात बराबर। तो हम यहाँ लिख दें OP, कंफ्यूज मत होइएगा, ON और OP दोनों बराबर होंगे। तो ऐसा ही हम बीटा बराबर लिख सकते हैं tan बीटा। तो बीटा बराबर क्या होगा भाई साहब? देखिए हाई वाला त्रिभुज देखिए, ये आपका C है और ये आपका
यन है और ऊपर क्या है, यम है, तो इसको ऐसे 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 मिलाया, ए वाला कोण आपका क्या है, बीटा। तो बीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे में आधार। लंब कितना है, यन यम है, और आधार कितना है, सी यन। आप सी एन कहिए, सी एन कहिए, चाहे सीपी कहिए, दोनों बात बराबर। एक और बचा हुआ है गामा, तो गामा बराबर क्या लिख देंगे, tan गामा। तो गामा बराबर क्या होगा, लंब बटे में आधार। तो हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ए ए ए, तो लंब आपका ये हो गया और आधार क्या हो जाएगा, आई पी। बस अब मान रख देते हैं। अब इसी मान को समीकरण, ये आपका क्या था, एक था, और ये आपका समीकरण क्या हो गया, दो, और ये समीकरण नंबर मान लेते हैं 3। तो समीकरण 3 में मान रखने पर समीकरण 3 में अल्फा बीटा और गामा का मान रखने पर, तो प्यारे बच्चों देखिए इधर ध्यान से, तो 2 बीटा, एक लाइन इसको उतार लीजिए। अब मान रखिए 2 गुणे बीटा, बीटा का मान कितना है भाई, बीटा का फाइनल वैल्यू कितना आया है, यम एन बटे में सी पी। गामा का फाइनल वैल्यू कितना आया है, यम एन बटे में आई पी। अल्फा का पूरा वैल्यू कितना आया है, यम एन अपान में ओ पी। यम एन इधर भी है, यम एन इधर भी, कॉमन लेके यम एन से एन काट दिया जाए। काटने में कोई मुरव्वत नहीं, जो मिले सबको काट डालो। तो 1 बटे में आई पी और 1 बटे में ओ पी, क्योंकि यम एन को कॉमन ले लिए हैं, तो यम एन से एन कट गया। अब क्या हुआ भाई साहब, देखिए क्या बचेगा इधर, 2 बटे में सी पी, 1 बटे में आई पी और 1 बटे में ओ पी। ओ पी देखिए जी, 2 बटे में सीपी, सीपी क्या है, सी का मतलब हुआ वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, और पी का मतलब ध्रुव। दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो हम लिख देंगे वक्रता त्रिज्या। आई पी, आई का मतलब इमेज, इमेज का दर्पण से दूरी को हम कहते हैं आई पी, आई पी को हम क्या बोलते हैं, वी। लिख देंगे 1 बटा वी। ओ पी, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु, ओ से लेके पी तक की दूरी को हम कहते हैं यू। इसको हम क्या लिख देंगे, 1 बटा यू। थोड़ा सा आपको टेंशन डाल रहा होगा 2 बटे आर, तो अभी अभी आप देखे हैं एफ बराबर आर बाई 2, एफ बराबर आपने क्या देखा है, आर बाई 2। इसके बटे 1 कर दे, जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है। अब इसको उल्टा कर दीजिए, व्युत्क्रम करिए, 1 बटा एफ बराबर है उलट जाएगा 2 बटे में आर। तो हम 2 बटे में आर की जगह पे, 2 बटे में आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 बटा एफ। तो हम इधर लिख दे रहे हैं, तो हम यही पे लिख दे रहे हैं 2 बटे एफ को हम क्या लिख, 2 बटे आर को हम क्या लिख देंगे, 1 बटा एफ बराबर 1 बटा बी प्लस 1 बटा यू। तो यही हो गया दर्पण का सूत्र, 1 बटा एफ बराबर 1 बटा बी प्लस 1 बटा यू। जहां एफ क्या है, दर्पण की फोकस दूरी, और वी क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और यू क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी। मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से हम समझाने का प्रयास किए हैं। यह बहुत आसान और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अदरवाइज आप देखेंगे तो काफी लंबा डेरिवेशन हो जाता है इसका। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो आप कमेंट करिएगा, इसको दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे। आपको फिगर समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसी चीज को मैं एक बार और बता देता हूँ कि फिगर बना कैसे। आइए एक बार इसको और बता देते हैं फिगर को। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे देश के भविष्य, आओ जरा देखो, ये है अवतल दर्पण। कौन दर्पण, अवतल दर्पण, P1 एंड P2 दर्पण का द्वारक। ये इसका है मुख्य अक्ष, पोल ऑफ मिरर, दर्पण का ध्रुव। दर्पण के मध्य बिंदु को ही हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। हम आपसे कहे थे भैया आराम से समझो, इसके मुख्य अक्ष पर बिंदु O पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, O फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। एक इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए इससे 2 किरण लेके जाओ, जहां दोनों काटेंगे वहीं प्रतिबिंब बनेगा। पहली किरण ऐसे गई और उसके बाद लफड़ा करके इधर आ गई, टकरा गई, यूं टकरा गई है, तब देखो क्या होगा। उसके बाद हम दूसरी किरण लेके जाते हैं इसके वक्रता केंद्र से,
तो ऐसे जा रही है, जा रही है, जाने के बाद टकरा कर वापस आएगी, तो वापस आते समय ये दोनों कहाँ पर काटेंगी, ये यहीं पे काटेंगी। जहां पर काटेंगी वहीं पर इसका क्या बन जाएगा, इमेज। और ये तो हम यहाँ दर्पण के वक्रता केंद्र से दर्पण पर एक बिंदु पर मिला दे रहे हैं आपतन बिंदु से। आपतन बिंदु से डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। तो ये जो है वक्रता केंद्र से डाली गई रेखा, डाला गया लंब, इसके साथ 90 अंश का होगा और यह अभिलंब कहलाएगा। आपतित किरण अभिलंब के बीच में बने कोण को आपतन कोण थीटा से डिनोट कर दिया। अभिलंब और परावर्तित के बीच में बने कोण को भी परावर्तन कोण। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ए वाला कोण हमने मान लिया अल्फा, ए वाला मान लिया बीटा और ए वाला मान लिया गामा। यहां से हमने एक क्या डाल दिया, लंब, यम यन। अगर दर्पण बहुत छोटा हो तो ये जो यन है पी के करीब में होता है, बिल्कुल यन पी दोनों एक के हो जाते हैं। इसलिए यदि दर्पण बहुत छोटा हो तो दो चीजें हैं। यदि दर्पण बहुत छोटा होगा तो अल्फा बराबर tan अल्फा होगा, जैसे 0 बराबर tan 0 होता है, tan 0 बराबर 0, तो वैसे अल्फा बराबर अल्फा, बीटा बराबर tan बीटा और गामा बराबर tan गामा। हो गया क्लियर। उसके बाद बहिष्कोण आपको समझना है। बहिष्कोण क्या होता है, त्रिभुज CIM में CIM यह एक त्रिभुज है, इसकी ये भुजा बढ़ गई, यहाँ पे कोण गामा बना है, तो गामा जो है थीटा और बीटा के योगफल के बराबर होगा। हम थीटा का मान निकाल लिए, बीटा इधर आ गया। एक और बहिष्कोण बन रहा है हमारा, कौन सा बहिष्कोण बन रहा है, OCM में, OCM कौन सा कोण बन रहा है, बीटा, बीटा बहिष्कोण है। तो बीटा बहिष्कोण है, थीटा और अल्फा के बराबर होगा, थीटा प्लस अल्फा। थीटा का मान निकालें, इधर लाके रख देंगे, इधर माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, एक बीटा मिलकर 2 बीटा और गामा प्लस अल्फा। यदि कोण बहुत छोटा हो तो ये बराबर इतना, ये बराबर इतना, ये बराबर इतना, तो अल्फा बीटा गामा का मान इसी में लाके हम रखेंगे। बीटा का मान इतना, गामा का मान इतना और इसका अल्फा का मान इतना रख दिया। यमन ले लिया कॉमन, यमन से मन कट गया, 2/c इज इक्वल टू 1/IP प्लस 1/OP। सी का मतलब वक्रता केंद्र, पी का मतलब पोल, वक्रता केंद्र से पोल अर्थात दूर तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या, आई का मतलब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब से दूर तक की दूरी को v, वस्तु से दूर तक की दूरी की u, 2/r को हम 1/f कहते हैं। यही आपके दर्पण का परावर्तन का सूत्र है अवतल दर्पण द्वारा। उम्मीद है कि बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको देख डालिएगा, तैयार कर डालिए। एक